आज हम बात करने वाले हैं सीरिया के बारे में, एक ऐसा देश जो आज टुकड़ों में बट चुका है। लेकिन इस कहानी की स्टार्टिंग से पहले आपको एक चीज याद रखनी होगी, वो ये है कि जो मुस्लिम्स होते हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। पहले होता है सुन्नी और फिर होते हैं शिया मुस्लिम। अब बेसिकली हम बात करें सीरिया के डेमोग्राफी की, तो वहाँ पर सुन्नी मुस्लिम ज्यादा है जो कि 78% कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर हम बात करें शिया मुस्लिम्स की तो वो 16% ही है। ये कहानी स्टार्ट होती है 1970 से। अब बेसिकली बशर अल असद जो कि आज तक सीरिया के राष्ट्रपति रहे थे, उनके फादर हाफिज अल असद बनते हैं 1970s में सीरिया के राष्ट्रपति। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पहले कमांडर थे मिलिट्री में, और मिलिट्री में उनका एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन थी। इसी वजह से उन्होंने क्या किया, वहाँ के जो गवर्नमेंट है उसको ओवरथ्रो कर दिया और अपने आप प्रेसिडेंट बन गए। जैसे ही प्रेसिडेंट बने, इन्होंने सारी जो पावर्स थी अपने हाथ में ले ली, चाहे वो मिलिट्री हो चाहे वो मीडिया हो, हर तरीके से सभी चीजों के ऊपर स्ट्रॉन्ग कंट्रोल करके रखते थे। इसी वजह से जनता भी इनसे बहुत दुखी थी। अब बात करते हैं 2000 की, जब हाफिज अल असद की डेथ हो जाती है। उसके बाद उनके बेटे बनते हैं बशर अल असद, वहाँ के राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट बनने के तुरंत बाद ही बशर अल असद कुछ भी पॉलिसी में चेंजेस नहीं करते हैं, बल्कि स्ट्रॉन्ग होल्ड करके रखते हैं, चाहे वो मिलिट्री के ऊपर हो, चाहे वो मीडिया के ऊपर, या फिर बाकी इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट के उनके ऊपर। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है 2006 में, जब सीरिया में एक बहुत ही भयंकर अकाल पड़ता है, जिसकी वजह से लोगों के पास खाना नहीं होता, एम्प्लॉयमेंट नहीं होती, और सीरिया की जो इकोनॉमी है वो भी स्लो डाउन होने लगती है। लेकिन डिक्टेटर को यहाँ पर कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे में इनके गुस्से को स्पार्क देती है एक मूवमेंट जिसका नाम है अरब स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग एक मूवमेंट था जो कि एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट था डिक्टेटर्स के खिलाफ। जो वहाँ के डिक्टेटर्स थे मिडिल ईस्ट के, उनको ओवरथ्रो किया जा रहा था बाय द कॉमन पीपल। अब इस चीज को देखकर जो असद है वो बहुत ज्यादा डर जाता है। वो नहीं चाहता कि किसी भी कीमत पर जो सीरिया में ये जो मूवमेंट्स है ये चले। इसी वजह से उन्होंने अपनी आर्मी को बोला था कि किसी भी कीमत पर ये नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसा असद ने सोचा था उसका बिल्कुल ही उल्टा हुआ। सीरिया के साउथ में दारा में ये प्रोटेस्ट जो है वो स्टार्ट हो गए। पहले तो ये प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा पीसफुल थे, लेकिन फिर भी जो जनता थी उसको डिटेन किया जा रहा था बाय द पुलिस। तो इस चीज को देखकर जो दूसरे लोग थे वो और ज्यादा प्रोटेस्ट करने लगे, और अब एक ऐसा टाइम आ चुका था जब प्रोटेस्ट इतने ज्यादा वायलेंट हो गए थे कि अब असद के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था उन सबको कंट्रोल करना। तो इसी वजह से उसने अपनी आर्मी को, एयर फोर्स को और इवन जो टैंक्स है उनको सड़कों पर उतार दिया, ताकि लोगों के ऊपर ओपन फायर किया जा सके, ताकि वो प्रोटेस्ट ना करे। लेकिन इससे कुछ नहीं हुआ, बल्कि दोनों की, चाहे वो सिविलियंस की हो या फिर आर्मी ऑफिसर्स की, दोनों की बहुत जाने गई। वॉर चलती रहती है, और अब सोल्जर जो है वो मना करने लगते हैं कि हम लोगों के ऊपर ओपन फायर नहीं करेंगे, और वो अलग अलग फैक्शंस बनाने लगते हैं अपनी, ताकि जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सके। ऐसे एक मैरून नाम की फाइटर पायलट ने अपनी छोटी छोटी जो फाइटिंग यूनिट्स है उनको बनाना स्टार्ट कर दिया। उसका मेन एम था कि जो बशर अल असद है उसकी गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करना है, और उन्होंने सीरिया के बहुत सारे पार्ट्स को कब्जा लिया। ऐसे ही 2012 में ग्रुप बनता है हयात तहरीर अल शाम, जो कि आज सीरिया में सबसे पावरफुल ग्रुप बन चुका है। लेकिन ऐसे ग्रुप बनते बनते हम दूसरी चीज भी देखते हैं, वो ये है कि जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, चाहे वो टर्की हो, यूएस हो, रशिया हो, ईरान हो या फिर इजराइल, सारे मिल जाते हैं और सीरिया में अपना इंटरेस्ट दिखाने लगते हैं। तीसरा ग्रुप है आईएसआई, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक, जो कि पहले इराक में था, लेकिन अब उसको अपॉर्चुनिटी दिखती है सीरिया में और सीरिया में आ जाता है। वहां पर अपना नाम चेंज करता है आईएसआई से आईएसआईएस, मतलब इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। सवाल यह है कि क्यों सुपर पावर अपना इंटरेस्ट दिखा रही थी सीरिया में। अब बेसिकली बशर अल असद के साथ बहुत अच्छे रिश्ते थे पुतिन के, और पुतिन जो है अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए बशर अल असद को सपोर्ट करता था। अब जैसे रशिया मिडिल ईस्ट में अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए असद से दोस्ती करता है, उसी तरीके से यूएस भी जो बाकी रेबल फोर्सेस होती है उन्हें चुपचाप से सपोर्ट करती है, ताकि रशिया का जो इन्फ्लुएंस है वो सीरिया में ना हो पाए। इसी वजह से अलग अलग रेबल फोर्सेस का इमर्जेंस होता है सीरिया में, और सीरिया के एक अच्छे खासे पार्ट्स को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेती हैं, और जो गवर्नमेंट होती है वो थोड़े से ही पार्ट के ऊपर अपना एडमिनिस्ट्रेशन करती है। और अगर हम बात करें करंट सिनेरियो की, तो अब तक भी जो रेबल फोर्सेस आपस में भी लड़ती थी, और असद की गवर्नमेंट जो है उसके खिलाफ भी लड़ती थी, और बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर इसमें इन्वॉल्व थे। 2024 में दो ग्रुप सबसे इंपॉर्टेंट इमर्ज होकर आए, हयात तहरीर अल शाम जो कि अल कायदा से एफिलिएटेड है, और दूसरा है सीरियन नेशनल आर्मी जो कि टर्की सपोर्ट करती है अपने मिलिट्री इंटरेस्ट के लिए। अगर हम बात करें आज की, तो जो बशर अल असद है उनको ओवरथ्रो कर दिया गया है, उन्होंने एग्जाइल लिया है रशिया में। रशिया ने इस बात को कंफर्म किया है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सीरिया अब एक देश बनकर रहेगा या फिर ये टुकड़ों में बट जाएगा।